नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल ही गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं 5 फरवरी को दिल्ली की विधानसभा के चुनाव हुए थे। 8 तारीख को विधानसभा चुनावों के परिणाम आए थे और ये परिणामों में जो दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी हुई थी, वो सरकार बदल दी गई। आम आदमी पार्टी पराजित हो गई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को, जिसका केंद्र में भी शासन है, भारतीय जनता पार्टी को एक स्पष्ट और एक बड़ा बहुमत मिला। 70 में से 48 सीटें मिली, यानी कि 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है इस चुनाव को जीतने में सफल रही। 8 तारीख को परिणाम आ गया था। 8 तारीख से लेकर आज 19 तारीख हो गई, लेकिन उसके बाद भी आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद का ऐलान नहीं किया था। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर पार्टी में बहुत दिनों से जद्दोजहद चल रही थी। कई सारे बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन जैसा कि पिछले काफी समय से अन्य कई राज्यों में भी देखा गया है कि बड़े बड़े नेताओं की बजाय भारतीय जनता पार्टी जो है वो आमतौर पर किसी नए नेता को मुख्यमंत्री बनाने में आजकल ज्यादा विश्वास कर रही है। तो ऐसा ही एक निर्णय आज निकल के सामने आया है और अब से कुछ मिनटों पहले, कुछ समय पहले, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं मैडम, इनका नाम है रेखा गुप्ता। आप यहां पर देख सकते हैं रेखा गुप्ता जी जो हैं, जो दिल्ली के शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता हैं और राजनीति में नई हैं। नई इसलिए हैं क्योंकि पहली बार ये विधायक बनी है, पहली बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तो पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो अब जो है रेखा गुप्ता जी के हाथ में दिल्ली की बागडोर रहेगी। अगले 5 वर्षों तक दिल्ली को वो संभालेंगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री ये बनी रहेंगी। इनकी सरकार के पास अच्छा बड़ा बहुमत है, तो इनकी सरकार की स्थिरता और स्थायित्व पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। एक बार जल्दी से ये समझते हैं कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री चुनने की पद्धति होती क्या है और इस पद्धति में आजकल के राजनीतिक दल जो है वो किस तरह से परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। ये एक पॉलिटी से जुड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो ये टॉपिक आपको मैं जल्दी से समझा दूंगा, बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं। लेकिन ये शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अभी, तो भाई अगर आप जो है इस समय अतुल जैन कोड लगाकर खरीदेंगे ATULJAIN, तो आपको 55% ऑफ पर हमारा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप कोई भी बैच जो है तुरंत ले सकते हैं। 21 तारीख से मेरा अपना इकोनॉमिक्स का बैच शुरू हो रहा है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी का भी बैच आएगा, मेरे या फिर किसी भी एजुकेटर का कोई भी बैच आप जो है उससे जुड़ सकते हैं। अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो इस समय बहुत ही आकर्षक दामों पर, जो यहां पर आपके लिए लिखे हुए हैं, इन पर आपको यह सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो तुरंत ले लीजिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए दिल्ली की विधानसभा को अगर आप देखें, दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें 70 सीटें हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं। इन 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली, यानी कि जो 2/3 का भी आंकड़ा होता है वो 47 सीटों का होता है। तो 2/3 से ज्यादा बहुमत प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बहुमत दिल्ली में प्राप्त किया और दिल्ली में सरकार बनाने का जो अपना अधिकार है उसको उन्होंने प्राप्त किया। अब देखिए संविधान क्या कहता है। संविधान ये इमेजिन करता है भारत में कि एक संघीय व्यवस्था भारत में बनी रहेगी और संघीय व्यवस्था का मतलब ये है कि जो ये विधायक चुने जाते हैं, आपने देखा कि जैसे 48 लोग दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए, तो ये 48 विधायक, संविधान की मैं आपको नीति बता रहा हूं लेकिन वास्तविकता में इससे थोड़ा अलग तरीके से होता है कि संविधान में क्या होता है कि भाई ये 48 लोग जो हैं, ये विधायक जो हैं, ये आपस में बैठेंगे और आपस में ये अपना नेता चुनेंगे। संविधान के तहत पद्धति ये है कि भाई मुख्यमंत्री का और कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री का मतलब ये है, ये 48 लोग जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ये विधायक दल कहलाते हैं। कि भाई ये जो लोग हैं ये विधायक दल है। विधायक दल जो है वो अपना एक नेता चुनेगा, या तो सर्वसम्मति से या फिर वोटिंग इत्यादि के माध्यम से, और
विधायक दल का जो नेता होगा या होंगी वही मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे, वही मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे। यह संविधान की व्यवस्था है। लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि यह व्यवस्था भारत में राजनीति में पूरी तरह से लागू नहीं होती, और यह भारत में सभी राजनीतिक दलों के साथ है। आमतौर पे क्या है, भारत में राजनीतिक दल जो हैं वो बड़े केंद्र द्वारा नियंत्रित हैं। देखिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ले, भारत में दो ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर की, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक कांग्रेस है। आप इन दोनों पार्टियों का अगर संरचना को समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि यार ये दोनों की दोनों पार्टियां जो हैं इनमें बहुत ज्यादा हाई कमान कल्चर है। हाई कमान संस्कृति क्या होती है भारत की राजनीतिक पार्टियों में, खास तौर पे बीजेपी और कांग्रेस जो दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हाई कमान संस्कृति क्या है कि जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके पास अपनी स्वायत्तता कम होती है। इसका तात्पर्य यह है कि क्षेत्रीय नेताओं की स्वायत्तता जो है वो कम होती है, और आमतौर पे जैसे दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता भी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह फैसला दिल्ली के विधायक शायद नहीं करते। यह फैसला कौन है, जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो ये करता है। ऐसा हमने पहले भी कई बार देखा है। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान शायद बहुत प्रबल दावेदार थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसकी बजाय पार्टी ने मोहन यादव को, पार्टी के हाईकमान ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय किया। ऐसे ही आप देखेंगे यहां पर आपके राजस्थान में भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया। यही संस्कृति आपको लगभग कांग्रेस में भी दिखाई देती है। हालांकि कांग्रेस की अब ज्यादा राज्यों में सरकार बची नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी भी चुनाव जीतती थी तो आमतौर पर संस्कृति यह थी कि विधायक दल बैठक करके केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत कर देता था कि वो जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना दें। तो एक तरह से क्षेत्रीय स्वायत्तता जो है वो दलों की कम हो गई है, और केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तय करता है कि कौन जो है राज्य के हित में या फिर पार्टी के हित में मुख्यमंत्री बनेगा। अब ये एक अच्छा संकेत है या खराब संकेत है, ये तो मैं नहीं कह सकता, कि मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। वैसे भी राजनीतिक व्यवस्था में संकेत अच्छे या खराब नहीं होते, ये केवल हमारे को नोट करना होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए संविधान जिस तरह से लिखा गया है, कई बार संविधान वास्तविक अर्थों में उससे अलग तरीके से चलता है। संविधान में लिखा यह गया है कि विधायक आपस में बैठेंगे और चर्चा करेंगे और अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। यही फर्क जो होता है बेटा, इसी को हम कहते हैं संविधान बनाम संवैधानिकता। कि कई बार संविधान में कुछ अलग लिखा होता है, लेकिन संवैधानिकता, जो जिस तरह से संविधान लागू होता है वो एक अलग तरीके से लागू होता है। यह बात हमको कई बार देखने को मिलती है, और यह एक मुख्यमंत्रियों का चुनाव जो है राज्य में, वो एकदम स्पष्ट तौर पर हमको नजर आता है कि वो जिस तरह से संविधान में लिखा हुआ है उसका एक क्रिएटिव, उसमें एक थोड़ा सा बदलाव करके भारत में मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, चाहे वो बीजेपी चुने या फिर वो कांग्रेस पार्टी चुने या फिर आम आदमी पार्टी चुने। आम आदमी पार्टी भी जब पंजाब में चुनाव जीती तो ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब के विधायकों ने बैठकर भगवंत मान साहब को मुख्यमंत्री चुना। वो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के अध्यक्ष थे, एक तरह से उनका निर्णय था कि भगवंत मान मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक हाईकमान संस्कृति जो है, यह भारत की राजनीति का एक वास्तविकता है, एक सत्य है। यह बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के चुनाव से भी स्पष्ट होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए जैसे जो परवेश सिंह जो थे, परवेश वर्मा जो थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा साहब के पुत्र हैं और जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया, वो एक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, और यह भी माना जा रहा था कि शायद विधायकों में काफी लोकप्रिय भी हैं, लेकिन उनकी बजाय जो रेखा गुप्ता जी को प्राथमिकता दी गई। यह हाईकमान ने एक निर्णय जो है यहां पर लिया है। तो भाई रेखा गुप्ता जी जो हैं, वापस आते हैं रेखा गुप्ता जी पर। रेखा गुप्ता जी 50 वर्षीय हैं और पहली बार विधायक बनी हैं। भाई रेखा गुप्ता जी जो हैं वो 50 वर्ष उनकी आयु है। राजनीति के दृष्टिकोण से युवा मानी जा सकती हैं। राजनीति में आमतौर पे, भारतीय राजनीति में 50 वर्ष का व्यक्ति युवा माना जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्षा रही हैं। ये एक छात्र राजनीति से इन्होंने अपने करियर की, अपने जीवन की शुरुआत की। शालीमार बाग से ये विधायक हैं, ठीक है, शालीमार बाग से ये विधायक चुनी गई हैं, और इसके साथ में दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली एक राज्य की ये अब चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं।
तो दिल्ली में आप देखेंगे महिला मुख्यमंत्री जो है वो काफी अधिक संख्या में रही हैं। अगर आप देखेंगे दिल्ली में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री इनसे पहले हो चुकी हैं। कौन कौन थी? सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में सुषमा स्वराज थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर मैं गिनती करना शुरू करूं तो मदन लाल खुराना साहब थे, फिर साहिब सिंह वर्मा साहब थे, फिर सुषमा स्वराज बनी। सुषमा स्वराज के बाद शीला दीक्षित 15 वर्ष तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। बहुत लंबा कार्यकाल उनको मिला, 3 बार वो चुनाव जीत कर आई। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही 15 वर्ष तक। शीला दीक्षित के बाद अभी अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था तो कुछ महीने के लिए ही सही, लेकिन आतिशी को, आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं आतिशी, उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली थी। और चौथे, अब हालांकि आतिशी का कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा, इसमें सुषमा स्वराज और आतिशी जी का कार्यकाल बहुत छोटा रहा। शीला दीक्षित 15 वर्ष तक रही और अब रेखा गुप्ता जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। और ऐसा प्रतीत होता है, कम से कम बहुमत तो इनके पास इतना है कि 5 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री रह सकती हैं। तो इनके कार्यकाल में क्या क्या होता है, दिल्ली में किस तरह के बदलाव आते हैं, कितना सुधार आता है, ये सभी हम देखेंगे। बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं रेखा गुप्ता जी को। हम आशा करते हैं कि वो दिल्ली को एक बहुत शानदार शहर बनाएंगी, एक बहुत शानदार प्रांत बनाएंगी, जिसकी अपेक्षा दिल्ली वासी उनसे करते हैं। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, और कुछ और खास खबर आएगी तो वो लेकर आपके पास मैं आता रहूंगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।